एक आदमी घर से चोरी करके आता है वो भी अवामी एक्शन कमेटी का नुमाइंदा बन जाता है। कि फारूक अहमद साहब ने जो बयानियां उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको ये बयानियां खत्म भी करना चाहिए। जो आने वाली नस्लें इनको लाठी और असला ये चीज ना बताई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ख्वाजा अरसलान बशीर और आप देख रहे हैं फैफ टीवी एंटरटेनमेंट। आज मेरे साथ राजा वकास मौजूद हैं। इन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जिसमें इन्होंने ये कहा कि मैं किसी सूरत में भी अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हमायत में बात नहीं करूंगा। आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं और राजा वकास से इस हवाले से जानते हैं कि इन्होंने अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ खड़े होने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले राजा वकास साहब, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला है, इस कीमती वक्त में आपने मुझे वक्त दिया है। अरसलान भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पहले भी नहीं था, आम आदमी की आवाज़ में हमेशा से बनता रहा हूँ। मैं मजलूम के साथ हमेशा खड़ा हुआ। मेरे जो इख्तलाफात थे, जो मेरा इख्तलाफात हैं इस कमेटी के साथ, वो सिर्फ इतने से हैं कि हम ताजर लोग हैं। ताजर आदमी जब वो बेसिकल गरीब आदमी होता है, वो आएगा, उसकी दुकान खुलेगी तो वो अपने बच्चों की फीसें, किताबें प्लस ये चीजें पूरी कर सकेगा। दूसरी चीज मैं इसलिए इनकी वो कर रहा हूँ कि मुखालफत कर रहा हूँ कि एक ताजर क़यादत होने के बावजूद भी जो है ताजर अवाम को पीस रहे हैं और उसको लूट रहे हैं। मेरी ये भी मुखालफत है। तीसरी चीज ये है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ मेरी जो सबसे बड़ी मुखालफत है, अगर एक आदमी घर से चोरी करके आता है वो भी अवामी एक्शन कमेटी का नुमाइंदा बन जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखें, अगर कोई कत्ल करता है या किसी को गांव में नुकसान दे के आता है वो भी अवामी एक्शन कमेटी का नुमाइंदा बन जाता है। अगर किसी चरसी से चर्स पकड़ी जाती है, किसी शराबी से शराब पकड़ी जाती है, वो भी अवामी एक्शन कमेटी का नुमाइंदा बन जाता है। कासिम, मुझे ये बताएंगे, ये जो क्रिमिनल लोग हैं, अगर वो अपने आप को अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मेंबर जाहिर करने की कोशिश करते हैं, ये तो फिर उनका जाती फेल हुआ ना। अदारों को इसके ऊपर नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। देखें, जब वो अदारे इस पे एक्शन लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोर कमेटी जो मेंबर जितने भी हैं ये सब एकदम मतलब उस पे खड़े हो जाते हैं कि हमारे इन बंदों को तहफात दिए जाएं, इन बंदों को इनके ऊपर से FIR खत्म की जाएं। जबकि ये सरोसर अरसलान भाई, ये सरोसर जाती है, स्टेट के साथ जाती है, एक आम आदमी के साथ जाती है, ये हर फर्द के साथ जाती है, बच्चों, जो हमारे बच्चे आने वाली जो नस्लों की बकाया उनके साथ भी जाती है। वैसे बहुत बड़ा इंकशाफ है राय साहब कि इस वक्त आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंशाती भी हो सकते हैं और किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता लोग, वो लोग भी अपने आप को अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का नुमाइंदा जाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे आप क्या समझते हैं वकास साहब के इस मामले पे कैसे एक्शन लिया जा सकता है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान को, इन लोगों का मुआवजा? देखें, अगर अवामी एक्शन कमेटी है तो इसको मेरे ख्याल से जो फैसला करना चाहिए वो बिल्कुल टू द पॉइंट करना चाहिए। अगर जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि इनको अपनी कमेटी में उसको रखना चाहिए, बल्कि ऐसे इंतशारी फसादी टोले को इनको अपने उस कमेटी से दूर रखना चाहिए जिससे एक आम आदमी को नुकसान हो। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका एक किसी भी तबके से तलक है, तो आप नहीं समझते कि उन लोगों की आवाज बनने वाली अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी अक्सरियत उन लोगों की हामिल है और इस वजह से अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को पजीराई भी हासिल है? तो आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि ये आम आदमी की आवाज बन रही है, जिसमें अगर कुछ इस तरह के लोग हैं भी, इस तरह के अनासर हैं भी, तो उसका मुहासबा करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को अपना अपना किरदार अदा करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, यही बात है। मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी की आवाज़ बन गई है, बन नहीं रही है बल्कि ये बन गई है अवामी एक्शन कमेटी। लेकिन इसके अंदर जितना भी जो इंतशार प्रस्त तोला है ना सर, आप उसको निकाल देना चाहिए, ताकि जो अवामी एक्शन कमेटी है, मैं समझता हूँ कि इसको आगे तक लीड करनी चाहिए और बहुत आगे तक इसको जाना चाहिए। और एक चीज़ में और आपको बताता चलूँ कि अवामी एक्शन कमेटी में पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, हर तरह का फर्द मौजूद है, उसमें मजदूर दिहाड़ी तबके वाले भी लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं ये मैसेज अवामी एक्शन कमेटी को देना चाहता हूँ कि हमारी नस्लों की बका को खराब ना किया जाए, हमारी जो आने वाली नस्लें इनको लाठी और असला ये चीज ना बताई जाए, बल्कि इनके हाथ में किताब और कलम दी जाए। ये जो सियासी पार्टियां इस वक्त अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऊपर बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करते हुए अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को डीरेल करने की कोशिश कर रही हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर साहब का है और वो इस वक्त एक साइफर की सूरत में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को रॉ एजेंट और इंडियन फंडेड एक तंजीम करार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इकदाम उनका दुरुस्त होगा? जी देखें, फारूक हैदर साहब ने हमेशा, सबसे पहले भी हमेशा से उन्होंने कश्मीर इश्यूज पे बात की है, खुद मुख्तारी की बात करते रहे हैं,
ठीक है, मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह का उनके बयानियां जारी हैं या जिस तरह से वो बयानियां दे रहे हैं, वो अगर मैं अरसलान भाई आपको बताता चलूंगा, अगर उनका बयानिया इसी तरह रहा तो एक दिन फारूक हैदर साहब, सिर्फ फारूक हैदर साहब का नाम रहेगा और वो अकेले ही बैठेंगे, उनके साथ अवाम नहीं होगी। तो इस वक्त आप ये नहीं देख रहे कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंदर सियासी पार्टियों के अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो लोग सियासी पार्टियों को छोड़ के अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या इसकी यही वजह हो सकती है कि इस वक्त उनकी आंखें भी खुल चुकी हैं कि ये जो सियासी लीडरान हैं ये अवाम के हक की बात नहीं करते, अवाम के मफाद की बात नहीं करते, ये तो अपने मफाद की बात करते हैं? जब आप सियासतदानों की बात करते हैं तो मेरे दिल के अंदर छुरी लगती है और बड़ा मुझे इसका जो है ना दर्द फील होता है, बड़ा पेन फीलिंग करता हूं मैं। देखें, सियासतदान वो तबका है जो सिर्फ मफाद की खातिर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर मफाद के ये आपको कभी सलाम भी नहीं करेंगे। आज अगर अवामी एक्शन कमेटी किसी जगह पे है, किसी अरूज पे है, तो वो अवाम की बदौलत है, ना कि सियासतदानों की बदौलत है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने फारूक हैदर साहब की मोहब्बत में, क्योंकि वो भी एक बड़े सियासतदान है, उनकी मोहब्बत में आपने अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल को मुस्तरद किया था। आपने कहा था मैं अपने तमाम तर कारोबारी मराकज खोलूंगा, तो उसके बाद आप अभी कह रहे हैं कि सियासी पार्टियां दुरुस्त नहीं होती, अपने मफाद की बात करती है, इसकी क्या वजह है? जी देखें, फारूक हैदर साहब की मैंने बात देखें अरसलान भाई, कुछ नेकियां भी होती हैं इंसान की, लेकिन मैं फारूक हैदर साहब की ना जमात का हूं, ना हल्के का हूं, ना मैं फारूक हैदर साहब के कभी हम फेस टू फेस बैठे हैं, ना हमारी कभी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन वो एक बुजुर्ग आदमी है, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी हुई है, तो उसकी इज्जत चौक चरवाए में खड़े होकर नहीं रोनी चाहिए, क्योंकि अपनी पब्लिसिटी करने की खातिर अगर मैं किसी की इज्जत उछालूं तो मैं, मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता मेरे जैसा भी कोई कमजोर होगा इस दुनिया में। अगर देखें बरादरीइज्म की बात की जाए तो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बरादरीइज्म का खात्मा सबसे पहले इस कमेटी को बनाते साथ ही किया है, और इस कमेटी की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर हर बरादरी का शख्स मौजूद है और इस तहरीक को सपोर्ट कर रहा है। तो राजा फारूक हैदर साहब एक बड़े सियासी लीडर हैं, उन्होंने इससे पहले अपनी बरादरी के सर पे कई इलेक्शन लड़े और उन इलेक्शनों में जीतने के बाद वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी रहे। तो मुझे समझाएं इस बात को कि बरादरी की सतह पे राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त कमजोर होते हुए नजर नहीं आ रहे आपको अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुकाबले में? जी अरसलान भाई, सबसे पहली बात तो ये देखें, मैं कभी बरादरीइज्म नहीं मानता हूँ, ना मैं कभी बरादरीइज्म समझता हूँ। मैं ये जो हमारे पीछे बरादरी वाले हैं टांगा स्टैंड में, इनके साथ भी बैठ के खाने वाला हूँ, इनके साथ भी बैठता हूँ, मैं बरादरीइज्म नहीं रखता हूँ, ना करता हूँ। अगर इन लोगों के साथ भी कोई जुल्म या ज्यादती करेगा मैं फिर भी खड़ा हूँगा। कोई भी बंदा होगा, कोई भी बरादरी का बड़ा वडेरा आदमी होगा या उसकी इज्जत अल्लाह पाक ने उसको दी हुई है, मैं उसकी तजलील होगी तो वहां मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं कभी चुप रहने वाला नहीं हूँ। दूसरी चीज ये है कि फारूक हैदर साहब ने जो बयानियां उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको ये बयानियां खत्म भी करना चाहिए। देखें, अगर वो किसी को गाल देंगे तो गाली लोग वापस उनको देंगे, तो इसलिए उनको अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखना चाहिए। वकास साहब, जैसा कि हमारे मुशाहिदे में कि आपने हमेशा से गरीबों के साथ स्टैंड किया, और जितने भी ताजर हजरात हैं, बिलखुसूस कुछ ऐसे रेडी बान हैं और कुछ खड़े वाले ऐसे जो डेली वेजेस हैं, उनके साथ आपने हमेशा स्टैंड किया। जहां उन्हें किसी बल्दिया के किसी एहलकार ने तंग किया या पुलिस के एहलकार ने तंग किया, वहीं आप नहीं समझते कि इस वक्त एक यही स्पोर्ट बड़े लेवल पे चलेगी अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सूरत में, और अब आप उसका हिस्सा भी हैं, तो आप नहीं समझते कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी में रहते हुए आप इन लोगों की आवाज बन सकते हैं, ना कि आप अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की किसी अमल की मुखालफत करके? अरसलान भाई, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे यहाँ मुजफ्फराबाद में आए हुए 9 साल हुए हैं। 9 सालों में मैं जब से आया हूँ, मैं एक आम आदमी के साथ और गरीब आदमी की हमेशा आवाज बना हूँ। और मैंने जो कॉल दी थी कि मैं ये शटर डाउन करवाऊंगा या शटर बंद करवाऊंगा, लोगों ने सोचा है बोंगियां मार रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने बैंक रोड से इलेक्शन लड़ा है। मैंने काफ़ी मतलब बहुत कम वोटों से मैं मीर साहब का मेरा मुकाबला रहा है। तो मैं उस टाइम से लेकर आज तक मैं रेडी वाले के साथ भी हूँ, थड़े वाले के साथ भी हूँ। यहाँ जितने दुकानदार हैं उनकी कोई भी मुश्किलात हुई, ख्वाह वो बल्दिया हो, बल्दिया वाले हुए या कोई भी हुआ है, इवन मैं सबके आगे जाके खड़ा हुआ हूँ और इनका मैंने हमेशा से इन गरीब लोगों का फेस किया है और हमेशा करता रहूंगा। ये अवामी एक्शन कमेटी जब नहीं भी थी तब भी मैं गरीब के साथ था। साहब, जैसा कि आपने इलेक्शन की बात की, आप एक ताजर तंजीम के साथ इससे पहले थे और उस तंजीम के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन लड़ा जी। और अब मुझे ये बताएं कि उस ताजर तंजीम का इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है जिसके साथ आप थे, और अब आप अपनी तंजीम चेंज कर चुके हैं और शौकत नवाज मीर साहब के हमायत में आप खड़े हैं? जी देखें, मैंने तंजीम चेंज नहीं की है, तो मैं आम आदमी की आवाज बनाऊं, आम आदमी के साथ खड़ा हुआ हूं, ना कि शौकत नवाज मीर साहब के साथ खड़ा हुआ हूं, बल्कि मैं आम आदमी की आवाज हूं। वो उन लोगों का, वो लोग भी आज भी आम आदमी के साथ खड़े हैं
और उनका भी उसी तरह से 29 को जिस तरह शटर डाउन है वो लोग भी शटर ऐसे ही डाउन करेंगे। ताजरों का जो इलेक्शन का मामला है वो ताजर का वो शटर तक है, ना कि आम आदमी की मुखालफत करके आम आदमी के जो उसके हकूक मिल रहे हैं उनको ज़या करने के लिए हम लोग खड़े हो जाए। मेरे ख्याल से हमारे जैसा मुनाफिक प्लस टोला फिर कोई नहीं क्या होगा। इस बात से ये नतायज अखज़ किए जा सकते हैं कि वो जो ताजर तंजीम है वो भी अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 29 सितंबर की कॉल की हिमायत करती है, वो भी शटर बंद करेंगे? जी अरसलान भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो तहरीक स्टार्ट हुई है, इस तहरीक का जो अगर बानी समझे तो मुझे समझे, क्योंकि सबसे पहले रावलाकोट से अवाम जो आई थी वो मेरे पास आए थे। कजाफी छोटा भाई है मेरा, उसके पास शोएब जावेद को मैंने बुलाया था, जाहिद साहब को बुलाया था प्लेट से, इनकी मैंने मशावरती मीटिंग करवाई थी। फिर मैंने इनको मतलब मुंतखब किया था, शौकत माल मीर साहब के पास भेजे, फिर आजम रसूल साहब का नाम नालून ज्यादा है उनके पास गए, ठीक है, वहां से ये तहरीक स्टार्ट हुई है। वकास साहब, अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो 38 निकात हैं उनके अंदर सबसे अहम मुतालबा उनका 12 नशिस्तों के हवाले से, महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उनका कहना ये कि ये एक बड़ा खतीर बजट यहाँ से दोबारा अपने हलकों में ले जाते हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी अरसलान भाई, अगर मैं इंसाफ की बात करूँ ना तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि माजरीन का कोटा है यहाँ पे 1947 से यहाँ पे माजरीन मकीम है। तो यहाँ पे जितने भी माजरीन 1947 से मकीम है, किसी की अभी तक डोमिसाइल नहीं बना है और किसी को अपनी उनको जमीन उनके नाम नहीं हुई है। मैं ये समझता हूँ ये जितने भी माजरीन लोग हैं, अगर इनका कोटा मतलब इनके खत्म किया जाए, तो आप मुझे ये चीज बताइए कि जब 12 नशिस्तें अगर इनकी खत्म की जाती हैं तो पीछे जो माजरीन बैठे हुए हैं इनको देखने वाला कौन होगा? प्रोग्राम के अख्ताम पे वकास साहब मैं आपसे बड़ा अहम सवाल पूछना चाहूंगा कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है कि जब कोई ताजर यानी कि कोई भी इंडिविजुअल शख्स कारोबार के गर्ज से आज़ाद कश्मीर में या कहीं भी कोई दुकान लेता है तो उस दुकान के भारी भारी उसे एडवांस देने पड़ते हैं, तो इस हवाले से अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का और बहैसियत ताजर आपका क्या कहना है कि क्या ये उस नए मतलब ताजर बनने वाले शख्स के साथ ज्यादती नहीं होती कि जो लाखों करोड़ों रुपए एडवांस की मद में दे देता है बिल्डिंग के मालिक को? जी अरसलान भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसी हवाले से आपसे डिस्कस भी करना चाहता था कि ताजरों के साथ देखें यहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जिस चीज़ पे ताजर की आवाज़ बननी चाहिए उस चीज़ को हम देखते नहीं हैं। जब यहाँ पे हम लोग आते हैं दुकानें लेने के लिए या कुछ लेने के लिए, सबसे पहले हमसे 20-30 लाख रुपया पगड़ी मांगी जाती है, फिर 50-60 हज़ार रुपया किराया रखा जाता है, जबकि ताजर जो मेन इश्यूज हैं हम उस पर डिस्कस बिल्कुल करते ही नहीं हैं। हमने ताजर के लिए सोचते भी नहीं हैं। एक गरीब आदमी अगर घर से कुछ पैसे लेके मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आता है तो यहाँ के जितने भी मालकान लोग हैं वो उनको लूट लेते हैं। तो वो लूटने के बाद फिर वो किस तरह से अपना वो सरवाइव करेंगे जब उनको यहाँ पे दुकानें या कोई चीज़ नहीं मिलती है? फिर वो यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं और लोगों के आगे जाके वो मेहनत मजदूरियाँ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको सबसे पहले ताजरों के हवाले भी बात करनी चाहिए। जो मालकान के किराए हैं, जो मालकान एडवांस ज़्यादा ले रहे हैं, इस चीज़ पे एक्शन कमेटी को गौर करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। जी यकीनन आज़ाद कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि कोई भी नया शख्स अगर वो कारोबार करना चाहता है तो बिल्डिंग के जो मालिक होते हैं वो अक्सर औकात 20-30 लाख रुपए डिमांड करते हैं एडवांस के हवाले से। यकीनन बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर मजीद बात की जा सकती है। मुझे यानी कि अपने मेज़बान ख्वाजा अरसलान बशीर को और मेरे साथ मेहमान है राजा वकास, इन्हें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।